स्वर के जो भेद होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो 3 भेद हर्ष दीर्घ प्लुत बताते हैं, जबकि भेद टोटल होते हैं 4। पहला भेद है हमारा मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद, और ये भेद होते हैं दोस्तों हमारे 3। जब भी मैं यहाँ पे ये ओब्लिक का निशान लगाऊं, इसका मतलब है कि ये तीनों शब्द एक ही सेंस में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। मात्रा के आधार पे भी स्वर के 3 भेद हैं, उच्चारण के आधार पे भी और समय के आधार पे भी स्वर के कितने भेद हैं? हमारे 3 भेद हैं। अब इन 3 भेदों में कौन कौन से आते हैं? एक है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पर हर्ष स्वर, दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर, और तीसरा है फलुत स्वर। तो ये 3 भेद हमारे हुए। हर्ष के अंतर्गत हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ये जो ए है ये हर्ष है। दीर्घ के अंतर्गत हम आ का प्रयोग करेंगे, और फलुत के अंतर्गत हम ओम का प्रयोग करते हैं। इसी को प्यारे दोस्तों हम यहाँ एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, इसी को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। इसका एक और नाम है, इसको प्यारे दोस्तों हम यहाँ मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। इनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं, संधि स्वर, और इनको हम पवित्र स्वर भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इनको लघु भी कहा जाता है। इनका एक नाम क्या है? लघु स्वर भी इनको कहते हैं, लघु स्वर। इनको बड़े स्वर भी कहा जाता है। इनको विशाल स्वर भी कहा जाता है, विशाल स्वर। इसी का ही एक नाम और है दोस्तों, इसको कहा जाता है संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो ये सारे एक ही चीज के नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनको हम हर्ष स्वर को ही क्या कह रहे हैं? एक मात्रिक कह रहे हैं। इन्हीं को प्यारे दोस्तों हम मूल स्वर, लघु स्वर। इनको दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक कहते हैं। इन्हीं को संधि स्वर कहते हैं, बड़े स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे फलुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, पवित्र स्वर कहते हैं, और विशाल स्वर कहते हैं। वो बात एक ही हुई। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत जिनको हम लघु स्वर कह रहे हैं वो एक आपका ए आता है, इसके बाद में ई, इसके बाद में ओ, और इसके बाद में री। तो ये तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं 4, लेकिन एक संस्कृत में ये 5वां भी प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है और इन 4 का प्रयोग आपका हिंदी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो हमारे आते हैं, उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आ भी आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बड़ा ई आएगा, बड़े वाला ऊ आएगा, इसके साथ में यहाँ पे ये आई आता है, ये वाला आई आएगा,
ये छोटा औ आएगा और ये बड़े वाला औ आएगा। अब इसी में संस्कृत में हम एक और का प्रयोग करते हैं और वो होता है हमारा ये बड़े वाला री। तो जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ वो हिंदी के हैं और जो प्यारे दोस्तों मैंने ये सर्कल में किया है ये संस्कृत के हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों केवल एक ही आता है और वो है आपका ओम। तो ये जो ओम है इस ओम को आप ऐसे भी लिखते हो, यहाँ पे ये 3 जो लिख रहे हो आप, इसके अंतर्गत ये पहले वैदिक मैथ में 3 ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, इसको हम शब्द के रूप में भी लिखते हैं और वर्ण के रूप में भी। ये अपने आप में वर्ण है और ये क्या है, अपने आप में शब्द है। उच्चारण दोनों का सेम है, हम ओम ही लिखेंगे इसको। यानी कि फलुत स्वर केवल एक ही है, ओम है, जिसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में कुछ रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग किया है, बाकी हिंदी में कहीं भी ओम का फलुत स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हिंदी में हम हर्ष और दीर्घ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, मूल स्वर, संधि स्वर, लघु स्वर, बड़े स्वर, संयुक्त स्वर, इनका हम प्रयोग करते हैं। आपने संयुक्त व्यंजन तो पढ़ा है, लेकिन संयुक्त स्वर भी आज आप पहली बार पढ़ोगे। इनको मात्रा कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय को। तो उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो 3 तरीके से है, एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है और एक 3 मात्रिक है। इनमें जितना समय लगता है उसका दुगुना समय लगता है प्यारे दोस्तों द्विमात्रिक में। इसमें जितना समय लगेगा उसका 3 गुना समय लगेगा ओम में। जैसे उच्चारण करके देख लेते हैं, जैसे हमने कहा ए, तो इसमें 1 सेकंड लगा, आ थोड़ा इसमें ज्यादा समय लगाया हमने, और इसके बाद में ओम। तो यानी कि ए कम समय लगा, आ लंबा खींचने दुगुना समय लगा, ओम इसका 3 गुना समय लगा। जब इसमें कम समय लगा तो एक मात्रिक कहलाया, मात्रा कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय को। इसमें दुगुना समय लगा, द्विमात्रिक कहलाया। इसमें 3 गुना समय लगा तो त्रिमात्रिक कहलाया। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, लघु स्वर। लघु मतलब छोटे, लघु का मतलब क्या होता है, छोटे स्वर है। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं हम, बड़े स्वर, और यहाँ क्या कह रहे हैं, विशाल। क्यों कह रहे हैं, लघु का मतलब ये हुआ जिनमें कम समय लगता है। लघु का मतलब छोटा होता है, शाब्दिक का छोटा ही है, लेकिन समय जिसमें कम लगे वो लघु, जिसमें समय ज्यादा लगे वो बड़े हो गए, और जिसमें सबसे ज्यादा समय लगे वो विशाल कहलाए। इसके बाद इसका नाम पड़ा प्यारे दोस्तों मूल स्वर। मूल का मतलब ये है हमारे जितने भी स्वर होते हैं उन सब में हम प्यारे दोस्तों इनका ही प्रयोग करते हैं। मूल मतलब जड़, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। तो स्वरों की शुरुआत कहाँ से होती है, ए ई उ और री से। अगर ये आ ई उ ये जो बने हैं ये भी इन्हीं से बने हैं, इसलिए ये मूल स्वर कहलाए। तो मूल मतलब स्टार्टिंग के। तो मूल स्वर कितने हो गए हमारे, 4। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि हर्ष स्वर या मूल स्वर की संख्या बताइए हिंदी में, तो राइट आंसर क्या है आपका 4, क्योंकि ये 5वां कहाँ प्रयोग होता है, संस्कृत में। वो पूछेगा निम्न में से हिंदी में किस मूल स्वर का प्रयोग नहीं होता, तो आप कहोगे ये, वहां ऑप्शन में देगा। इसके बाद में दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर है आपके 7 में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपके दीर्घ है। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो 11 ही स्वर हिंदी के अंतर्गत हम प्यारे दोस्तों प्रयोग में लाते हैं। लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं, एक 12वां ये है और 13वां प्यारे दोस्तों आपका ये है। ओम का प्रयोग हम या तो संस्कृत के मंत्रों में कर रहे हैं, जैसे गायत्री मंत्र है तो शुरुआती उसकी कहाँ से होती है, ओम भूर्भुवः से, या फिर रीतिकालीन की कुछ कविताओं में प्रयोग किया गया है, लेकिन मूल रूप से हम हर्ष और दीर्घ का ही प्रयोग करते हैं। तो इसी वजह से इनको कहा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद है, 3। समय के आधार पर, जिसमें कम और ज्यादा समय लगे, समय के आधार पर स्वर के कितने भेद है, 3। अब यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है कि मात्रा क्या है। ये जो मात्रा है ये उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब जब आप छंद वाला टॉपिक पढ़ोगे काव्य के अंतर्गत, वहां भी इसकी आवश्यकता आपको होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो इसकी जो मात्रा है यहाँ पर वो 1 है और इसकी मात्रा कितनी है, 2 है। तो उच्चारण में लगने वाले, और मात्रा भी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी ये होती है, छंद में हम इसका प्रयोग करेंगे, इसकी मात्रा 2 होगी क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, छोटे ई का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये छोटा ई है, ये वाला आपका बड़ा ई है। इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा आपकी 1 होगी, इसकी मात्रा आपकी 2 होगी। तो उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कह रहे हैं हम? मात्रा। अब फिर दूसरी चीज आपको ये समझनी है, यहाँ पे इनको संधि स्वर या संयुक्त स्वर क्यों बोला गया? इनको संधि स्वर या संयुक्त स्वर, तो यहाँ पे आ जाइए। पहले मैं आपको मात्रा लगा के दिखा देता हूं। ए, ई, ओ और री, इन सब की मात्रा कितनी है? इसकी भी मात्रा 1, इसकी भी मात्रा 1, इसकी भी मात्रा 1, इसकी भी मात्रा 1। इसके बाद में यहाँ आ, ई, बड़ा ऊ, आई, ओ और औ, इन सब की मात्रा कितनी है? इन सब की मात्रा है आपके 2। इन सब की छंद में आप इनका प्रयोग करोगे, इनमें सब में मात्रा 2। 2 मात्रा इनमें क्यों है? 2 मात्रा का रीजन है कि ये जो आपका ए बना है ये इससे मिलके बना, ये जो बड़ा ई बना है ये इससे मिलके बना है, ये बड़ा ऊ जो है 2 छोटे ऊ से मिलके बना है, और यहाँ पर ये जो बना है ये ए और ई से मिलके बना है। ये जो बना है दोस्तों ये ए और आई से मिलके बना है। ये जो बना है ये ए और ऊ से मिलके बना है, और यहाँ पर ये जो बना है ये ए और औ से मिलके बना है। और जब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक मात्रा इसकी होगी, एक इसकी 2 हो गई, इसकी 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 इसकी, इनकी मात्रा कितनी होगी? 2। इसकी मात्रा 2 होती है। अब 3 मात्रा का कोई होता नहीं, एक ये 2 ये, तो हम इसके लिए प्रयोग यही करेंगे। इसकी मात्रा 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी मात्रा 2, तो 3 मात्रा के लिए कोई चिन्ह होता नहीं है, तो 2 और 1 ये, इसके लिए हम कितना प्रयोग करेंगे? यानी कि 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम केवल इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मात्रा किसे कह रहे हैं? उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे मुद्दा आता है हमारा संधि स्वर। क्या है जी? संधि स्वर। तो संधि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आ गए हमारे? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों हमारे संधि स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वर्णों का आपस में मेल हुआ है, इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? संधि स्वर कहा गया। ये संधि हो गई जी, इसमें यहाँ इसकी संधि हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाए? आपके संधि स्वर। यहाँ पर ये क्या है? 2 छोटे ऊ से मिलके बने हैं। यहाँ पर ये क्या है? ए और ई है। यहाँ पर ये ए और आई से मिलके बना है। ये आपका ए और ऊ है, और ये है आपका यहाँ पर क्या है? ए और ये वाला आपका औ है। तो ये संधि स्वर है। इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में क्या होगा? संधि स्वर कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 7 आपके हो गए संधि स्वर, क्योंकि जहां 2 वर्णों का आपस में मेल होगा तो वो संधि कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है आपका? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए जी आपके? संयुक्त स्वर में एक आपका ये आएगा आई, एक आपका ये आई आएगा, एक ये वाला औ आएगा, और एक ये वाला औ आएगा। तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है वो होती है प्यारे दोस्तों 4। अब ये कैसे बनेंगे इसको भी देखिए। ये जो बनेंगे आप, ये ए और ई को मिला के, ए और आई को मिला के, और ये बनेंगे प्यारे दोस्तों आपका ए और ऊ को मिला के, और ये बनेगा आपका ए और औ को मिला के। अगर वो आपसे पूछने लगे कि संधि स्वर की संख्या बताइए कितनी है? राइट आंसर 7। निम्न में से कौन सा संधि स्वर नहीं है? इन 7 को छोड़ के जो आ जाए वो संधि स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा संधि स्वर है? इन 7 में से जो आ जाए वो संधि स्वर है। संयुक्त स्वर की संख्या बताइए कितनी है? कितनी है? 4। अब संधि और संयुक्त में अंतर क्या है? संधि में क्या होता है कि 2 वर्णों को हमें देखना होता है, वे दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी। जैसे यहाँ ये तीनों के ये क्या है? ये एक जैसे है। ये क्या है? यहाँ एक जैसे, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये अलग अलग है। लेकिन है तो यहाँ वर्णों का मेल ही, तो वर्णों के मेल को संधि कह रहे हैं। तो जब स्वर आपस में मेल कर रहे हैं तो संधि स्वर कहलाए।
इसके बाद संयुक्त में क्या होता है, दो का वर्णों का आपस में योग तो होगा लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे अलग अलग है। इसी वजह से संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई, 4। अब दूसरा, इन संयुक्त स्वर को प्यारे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर या फिर विषम जातीय स्वर। इनका दूसरा नाम क्या होता है, विजातीय या विषम जातीय, विजातीय या विषम जातीय स्वर। इसके बाद में ये जो कहलाते हैं हमारे, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाते हैं सजातीय। ये क्या कहलाएंगे, सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर की संख्या कितनी है, सजातीय स्वर की संख्या है दोस्तों 3 और विजातीय स्वर की संख्या कितनी है, 4। 4 और 3 कितने होते हैं, 7, क्योंकि 7 की तो हमारे ये है जिसको हम दीर्घ स्वर कह रहे हैं, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा इसके बाद कि ये बताइए जो हर्ष स्वर है वो कितने होते हैं, हर्ष स्वर की संख्या 4 है। इसके बाद फिर पूछेगा आपसे दीर्घ स्वर सब बताइए जी हिंदी में कितने होते हैं, दीर्घ स्वर 7 है। फिर पूछेगा जी कुल स्वर बताइए हिंदी में कितने होते हैं, कुल स्वर ये क्या हो गया, 11। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, मूल स्वर की संख्या बताइए, मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं आपके, यहाँ पे 4। फिर पूछेगा सजातीय स्वर बताइए कितने होते हैं, सजातीय स्वर 3 है। फिर विजातीय स्वर बताइए, विजातीय स्वर कितने होते हैं, विजातीय स्वर आपके 4 हैं। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर कुल स्वर बताइए कितने होते हैं, तो कुल स्वर की जो संख्या है वो कितनी हो गई आपकी, 11। क्लियर। तो आपसे मूल स्वर पूछिए, मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मूल स्वर के अंतर्गत ए, ई, ओ और री। सजातीय स्वर के अंतर्गत क्या आएगा, आ, बड़ा ई, बड़ा ओ। विजातीय स्वर के अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ पे आई, आई, ये वाला आपका औ और ये वाला। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल स्वर को ही हम क्या कह रहे हैं, हर्ष कह रहे हैं। और जो सजातीय विजातीय दोनों मिलेंगे वो क्या क्या लाएंगे आपके, दीर्घ स्वर। तो ये तो था आपका पहला भेद। कौन सा भेद था, पहला भेद। अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो यहाँ था मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद हमारे 3 हैं, हर्ष, दीर्घ और फलुत है। कई बार आपको ध्यान रखना है फलुत को स्वर का भेद नहीं माना जाता, अगर वो ऑप्शन में 3 नहीं देता। आपसे पूछ रहा है मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद बताओ, ऑप्शन में 2, 4, 5, 6, तो राइट आंसर फिर 2 ही होगा, क्योंकि हर्ष और दीर्घ है। क्योंकि फलुत का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं। वो पूछने वाले के ऊपर है कि उसने कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया, जो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें किन शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनको एकमात्रिक मूल स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं, इनको द्विमात्रिक संधि स्वर या बड़े स्वर भी कहते हैं, और इसी का प्यार दोस्तों संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। संधि स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर क्या होता है, ये बहुत बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। संधि में क्या होता है, दो वर्ण होते हैं आपस में मेल करते हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ एक जैसे भी हुए और अलग अलग भी। जो एक जैसे थे वो सजातीय कहलाए, और जो अलग अलग थे प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाए आपके, वो विजातीय स्वर कहलाए। वो क्या कहलाए आपके, विजातीय स्वर। तो विजातीय का मतलब क्या हो गया, अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग थे। तो संधि स्वर आपके कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, जब संयुक्त स्वर की हम बात करते हैं तो उनकी संख्या केवल 4 है, क्योंकि संयुक्त की कंडीशन ये है, चाहे वो संयुक्त स्वर हो संयुक्त व्यंजन है, कि उसमें दोनों अलग होने चाहिए। अगर संयुक्त व्यंजन है तो 2 व्यंजन अलग अलग होंगे, संयुक्त स्वर है तो 2 स्वर अलग अलग होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें ये गलतियां करते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर बारी है हमारी दूसरे भेद की। दूसरा जो भेद होता है वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति मतलब होठ की आकृति, ओष्ठ आकृति
के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है वर्ताकार स्वर। एक भेद क्या होता है? वर्ताकार स्वर। और दूसरा भेद क्या होता है? दूसरा भेद क्या होता है? अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर और दूसरा भेद क्या है? अवर्ताकार स्वर। इसके अंतर्गत वर्ताकार जो स्वर है, इसमें हम वर्त बनाते हैं। हमारे होठ जैसे ऊ, बड़े वाला ऊ है, ये वाला औ है और ये वाला औ है। अब जो बाकी बच गए वो हमारे अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, इसके बाद छोटा ई, बड़ा ई, ये वाला ई, ठीक है। इसके साथ ये यहाँ पर आपका री और इसके बाद ये आई और ये आई। तो ये क्या कहलाया आपका प्यारे दोस्त? ठीक है, अवर्ताकार। अब इनको वर्ताकार क्यों कहा गया, आप उच्चारण करके देखो। ये जो बनता है प्यारे दोस्तों, किससे मिलके बनता है? दो छोटे ऊ से। ये जो बनता है ए और औ से मिलके बनता है। ये जो बनता है ये भी ए और प्यारे दोस्तों औ से मिलके बनता है। और ये जो बनता है ये ए और औ से मिलके बनता है। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं, लॉजिक को सीखना यहाँ पे, जब हम इस वाले ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो है वो गोल गोल आकृति बनाते हैं, वो वर्त बनाते हैं। जैसे मैं उच्चारण कर रहा ऊ, तो जैसे हमने ऊ बोला तो क्या बनाया? सर्कल बनाया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? वर्ताकार। जो वर्त बना रहे हैं, सर्कल को बना रहे हैं। तो इसके बाद हम औ औ, जब हम इनका उच्चारण कर रहे थे तो हमारे होठों की जो संरचना बनी तो दो तरीके से बनी, एक वर्ताकार और एक दूसरी अवर्ताकार, जिसमें सर्कल नहीं बना। अब जब हम ए का उच्चारण कर रहे हैं तो सर्कल बनता ही नहीं है, होठ ये काम कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे होठ क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है। तो उच्चारण के दौरान जो होठ फंक्शन कर रहे हैं उसके आधार पे हमारे स्वर के दो भेद हो गए, एक वर्ताकार और दूसरे अवर्ताकार। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था मात्रा उच्चारण समय के आधार पे। जब हम 11 स्वर को उच्चारण कर रहे हैं, किसी में कम समय ले रहे हैं, किसी में ज्यादा समय ले रहे हैं। जिसमें कम समय ले रहे हैं वो हर्ष कहलाए, जिसमें ज्यादा समय ले रहे हैं वो दीर्घ कहलाए, जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय ले रहे हैं वो फलुत कहलाए। तो ये तो हो गया था आपका समय के आधार पर। 11 स्वर के उच्चारण के दौरान जितना समय लगाया उस समय के आधार पे हमने इनको 3 अलग अलग भागों में बांट लिया। अब जब हम इन 11 स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें हम अपने होठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और होठ का जब प्रयोग हमने किया तो होठों ने दो अलग अलग तरह की संरचना बनाई, एक वर्त और दूसरी क्या बनाई? अवर्त। तो ये ऊ जो है हम उच्चारण करते हैं तो इससे सर्कल बनता है। तो ऊ और ऊ से बनने वाले सारे वर्ण, अब ये भी देखो ऊ से बना हुआ है, ये भी ऊ से बना हुआ है, ये भी आपका ऊ से बना हुआ है, यानी कि इन सब में ये ऊ है। तो ऊ और ऊ से बनने वाले आपके चारों के चारों वर्ण, ठीक है, क्या कहलाए? वर्ताकार। और यहां पर इनके अंतर्गत चूंकि ऊ नहीं था तो जो बाकी बच गए इन चार को छोड़ के 11 में, वो सारे के सारे अवर्ताकार कहलाए। क्योंकि जब मैं ई का उच्चारण कर रहा हूं तो मेरे होठ सर्कल नहीं बना रहे। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट करके देखोगे। क्योंकि जब आप शीशे के सामने खड़े हो या दो व्यक्ति हो, एक उच्चारण करेगा और दूसरा उसको देखेगा तो आपको पता चलेगा कि इन वर्णों के अंतर्गत हमारे होठ सर्कल बना रहे हैं और इन वर्णों के अंतर्गत हमारे होठ सर्कल नहीं बना रहे। तो ओष्ठ कहते हैं होठ को। तो ओष्ठ किसका नाम है? ओष्ठ नाम है होठ का। यानी कि होठ की संरचना दो तरीके से बनती है स्वर का उच्चारण करते समय, वर्त और दूसरा अवर्त। इसी वजह से इनके भेद हो गए दो। इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा तीसरा भेद है, वो क्या है? जिह्वा या जिह्वा या जिह्वा या जीभ की, जिह्वा या जीभ की आकृति, जिह्वा या जीभ की आकृति के, जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर
स्वर के भेद, और ये भेद कितने हैं? ये भेद हैं हमारे 3। ये भेद कितने हैं? ये 3 भेद हैं। जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद। इसमें से एक होता है हमारा अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा होता है हमारा पचस्वर। तीसरा क्या होता है? पचस्वर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो अग्रस्वर है, इस अग्र का अर्थ क्या होता है? जीभ का आगे वाला भाग, अग्र का अर्थ आगे होता है। और मध्य का अर्थ क्या होता है? मध्य का अर्थ होता है बीच। और पक्ष का अर्थ क्या होता है? पक्ष का अर्थ होता है पीछे। तो यानी कि जब हम इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण कर रहे थे, तो जीभ 3 तरीके से फंक्शन कर रही है। एक, जीभ का आगे वाला भाग इस्तेमाल हो रहा है कुछ वर्णों के उच्चारण में। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें जीभ के बिल्कुल बीचों बीच का भाग प्रयोग करें, और कुछ ऐसा है जो जीभ का अंतिम छोर है, लास्ट वाला, पीछे वाला जो भाग है, उसका हम प्रयोग करें। तो यानी कि जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर। इसमें छोटा ई है, बड़े वाला ई है, ये आई है, ये वाला आई है, और ये वाला री। बीच का मध्य का भाग का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे एम। और पीछे वाले भाग से हम उच्चारण किसका कर रहे हैं? आ का उच्चारण कर रहे हैं, ओ का। इसके साथ में बड़ा ओ, इसके साथ में यहाँ पे ये औ, और इसके बाद में ये वाला औ। यानी कि एक अकेला हमारा ए ऐसा वर्ण है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ के बिल्कुल बीच वाले भाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो रीजन क्या है, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे हैं, आप तब तक चीज़ों को नहीं सीख पाओगे जब तक इन उलझनों से आप बाहर नहीं आओगे। ठीक है, अब आपके फ़ोन में ऐप नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, ये कोई आंसर इसका मेरे पास नहीं है। जब आपको पहले ही बता दिया गया है कि कैरेबिल ऐप जो एप्लीकेशंस हैं, वो नॉर्मल तरीके से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो बताना चाहेगा कि मेरे पास आईफोन है। तो जब आपके पास आईफोन की औकात है तो आपके पास पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए एक दूसरे फ़ोन की भी आवश्यकता आपको है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, तो आपको तो नौकरी की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर, जब आईफोन चला रहे, क्योंकि आपके टीचरों के पास तो एक भी फ़ोन नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि लाइफ में अभी बहुत कुछ अचीव करना है। दूसरी चीज़, बुरा नहीं मानना है, एज ए बड़े भाई होने के नाते मेरे पढ़ाने के तरीके दूसरे टीचरों से और आपके तरीके से एकदम डिफरेंट हैं। और यही रीज़न है कि मैं अपनी तमाम क्लासों में बच्चों को वो तैयारी करा ले जाता हूँ, जिससे वो पहले 100, 200, 300 बच्चों में अपने रैंक हासिल कर ले। और साथ के साथ मैक्सिमम बच्चे हिंदी के दम पे सिलेक्शन लेते हैं। अब सर नेटवर्क नहीं है, अब नेटवर्क नहीं है तो मैं आपके घर पे जाके सिस्टम लगवाऊँ तब जाके आप क्लास लोगे? तो ये बचपना छोड़ दो, ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 4200 पे ग्रेड है, 75,000 सैलरी की उसी को मिलेगी जिसकी औकात होगी। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी किसी को कि फार्म तो भरेंगे 25 से 30 लाख बच्चे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन तो वही 4,500 बच्चों का होना है। तो क्या आप उस 4,500 बच्चों का लेवल रखते हो? मुद्दा यहाँ पर ये है। तो इसीलिए ये तो बाकी भीड़ है, आप ये मत देखो 25,000, 25 लाख में हमारा कहाँ नंबर आएगा। ठीक है, इसमें तो ये हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं लाइब्रेरी में बोल रहे हैं, तो भर्ती फेयर नहीं होगी, तो फेयर नहीं होगी, छोड़ दो तैयारी करना। बाकी जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनकी लग जाएगी नौकरी। तो कम से कम हर 100 में से केवल 10 बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, 10 बच्चे ही सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सही तरीके से फाइट करते हैं। बाकी 90 अपने आप में भेड़ है, 90 भेड़ है। वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई, घर वाले उनके पड़ोसी भर्ती हो चुके हैं, रिश्तेदार भर्ती हो चुके हैं, इसलिए तैयारी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो स्वाभाविक बात है बफरिंग होगी। ठीक है, जैसे ही वो आपके नेटवर्क एरिया में आप आ जाओगे तो नहीं होगी। यहाँ से कभी भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब प्रॉब्लम होगी उसका मैसेज आपके पास तुरंत जाएगा, टेक्निकल टीम के माध्यम से आपके फ़ोन पे वो मैसेज आएगा, या ऐप पे पहले ही, जहाँ जैसे आप ऐप खोलोगे वहाँ आपको मैसेज मिलेगा कि आज ये सारी क्लासें ओपन है, क्योंकि ऐप पे अपडेट का काम है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बचपना छोड़ के सीरियस होकर उस मैच्योरिटी के साथ पढ़ो जो एक ग्रेजुएशन लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइनली बच्चों के लिए जरूरी होता है।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली। आप में बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत पता है क्या है, आप हो तो गए हो 21 साल के, लेकिन आपकी जो बुद्धि काम कर रही है ना अभी, वो 15 साल वाले बच्चे का काम कर रही है। इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। और अल्टीमेटली यूपीएसआई एक ऐसा सिलेबस है जिसमें आपसे केवल वही पूछा जा रहा है जो एक फाइनली जिस भर्ती में आप जा रहे हो उसके लिए आवश्यकता है, उसकी नीड है। भाई आपसे मानसिक अभिरुचि पूछी जा रही है क्योंकि आपके कार्यस्थल से संबंधित चीजें हैं, आपसे रीजनिंग है, आपसे मैथ पूछा जा रहा है, हिंदी पूछी जा रही है क्योंकि आपको जब आप आईओ बनेंगे, चौकी इंचार्ज बनोगे, तो आपका ही सारा काम ड्राफ्टिंग तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना है। आपसे इंग्लिश नहीं पूछी है क्योंकि इंग्लिश में काम होता ही नहीं है, हिंदी में होता है। आपसे उर्दू भी नहीं पूछी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, सारी चीजें आपसे वो पूछी जा रही है जिसकी आपको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद में भी आवश्यकता होगी। और यही सारी चीज आप 4-5 साल से पढ़ रहे हो। तो मैथ आपको 5 साल से ज्यादा हो गया सीखते हुए, आज तक नहीं सीख पाए। और पता नहीं 5 से ज्यादा टीचर भी अपने पकड़ लिए, लेकिन मैथ में ऐसा क्या परमात्मा ने रख दिया, ठीक है, जादू हो गया इस ब्रह्मांड के अंदर कि आप सीख नहीं पा रहे। उसका रीजन है कि आप कभी भी सीरियस रहे ही नहीं हो। ठीक है, आपको बंदर की प्रवृत्ति आपकी है, वो आपके अंदर चंचलता है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, इधर उधर घूमते रहोगे और उसके बाद में आखिरी में एक बार फिर मन ही बोल देगा कि नहीं, मुझे अचीव नहीं करना है। तो 21 साल तो हर किसी की है जो फार्म भर रहा है, स्वाभाविक बात है। और 21 साल के बच्चा फंक्शन कर रहा है 15 साल। तो ये 15 साल क्या है आपकी, ये है आपकी मानसिक आयु। ये क्या है आपकी मानसिक आयु। और ये क्या है जी आपकी, ये है आपकी वास्तविक आयु। वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या हो गया, कितने बर्थडे आप मना चुके। तो अब आप अंदाजा ये लगाओ कि आप मना चुके हो, मान के चलो बर्थडे यहाँ पे प्यारे दोस्तों 25, और 25 बर्थडे मना चुके और 20 साल वाले बच्चे का फंक्शन करोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में आप खुद देखो कि आपको अभी बैकवर्ड चल रहे हो कि सामान्य है। जिसका यहाँ पर 110 से ऊपर आईक्यू लेवल रहेगा वो सिलेक्शन लेगा, और जो अभी 70-75 तक चल रहा है वो बैकवर्ड है। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानोगे आप, अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा में कहूंगा तो वो मंदबुद्धि है। और आप करते हो, उस तरह की हरकतें करते हो, पढ़ते समय भी करते हो और वैसे डेली लाइफ में भी करते हो। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्या आप 25 साल के हो चुके हो तो आपकी जो बुद्धि है वो 25 साल वाला फंक्शन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो 30 साल के हैं, यहाँ तो 36 साल तक फार्म भरेंगे यूपीएसआई में। लेकिन 36 साल वाले बच्चों की बुद्धि अगर 20 साल वाले की तरह काम कर रही है तो वो तो भीड़ है, और इस भर्ती में भीड़ ही है। हर 100 में से केवल 10 बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखना, तैयारी करने वाले। अब आप अंदाजा लगाइए, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, कभी वो बोलते हैं कि फलाना ढिकाना ये इस तरह की चीजें, तो वो लेवल जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो ये 75,000 आपको नहीं किसी और को मिलेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये छोटी छोटी चीजें, बच्चों वाली हरकतें आप छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ रुकेगा, ब्रेन का ग्रोथ रुकेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिह्वा। जिह्वा किसे कह रहे हैं, जिह्वा तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या है, जीव है। तो जिह्वा, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। ये अग्र, मध्य और पच क्या है, आपके तत्सम है। इस अग्र को हिंदी में आगे कहा जाता है, मध्य को बीच कहा जाता है, पच को पीछे कहा जाता है। तो ये तत्सम है, तो ये इसका तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, तो ये इसका क्या तद्भव है। अब अग्र जो स्वर है इसके अंतर्गत कितने आते हैं, हमारे 5 आते हैं। इसके अंदर कितने आते हैं, 1, 6 हो गए। इसके बाद बच कितने गए आपके, 5। 6 और 5 कितने हो गए आपके, 11। अब यहां पर दूसरी चीज आपको ये समझनी है, ये जो बनता है ये दो छोटे ई से मिलके बनता है, ये जो बनता है ये ए और ये जो बनता है ये ए और ई को मिला के बनता है, ये जो बनता है ये ए और आई को मिला के बनता है। और यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंतर्गत ये जो ई था, इसके अंदर भी ये ई है, इसके अंदर भी ई है। तो ई और ई से बनने वाले, और ये जो बनेगा आपका, ये देखो किससे बनेगा, ये ए और ई है, इसके अंदर भी आपका ई है। तो ई और ई से बनने वाले आपके सारे वर्ण क्या कहलाए, अग्र स्वर। उसमें जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग करेंगे। ये जीभ का पहने वाला भाग जिससे आप नमक टेस्ट करते हो, जो चोंच वाला भाग है जीभ का, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं ई, ई, ऐ और ई, री के प्रयोग में। तो जीभ आप फंक्शन करके देखो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ
या फिर आप खुद महसूस करो उच्चारण के दौरान आपकी जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग। जब हम ए का प्रयोग करते हैं तो आपकी जीभ ऐसे उठ जाती है बीच में से। तो ए का उच्चारण करते समय आपको ध्यान रखना जीभ का बिल्कुल बीचों वाला भाग हम प्रयोग में ला रहे हैं। और इसके बाद में पद स्वर, जब हम आ का प्रयोग कर रहे हैं हमारा मुख खुल रहा है, उसका रीजन है जीभ पीछे से आगे की ओर आती है। ठीक है, तो आ, उ, औ और औ का प्रयोग किस रूप में करें? जब जीभ पीछे से आगे की साइड में आए तब हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके 3 भेद। इसके बाद में चौथा जो भेद है वो है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति, मुख कहते हैं मुंह को, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन 4 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जी? एक आता है समवर्त स्वर, दूसरा होता है विवृत स्वर, तीसरा होता है अर्ध संवर्त स्वर, चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। प्यारे दोस्तों, अर्ध का मतलब होता है आधा, ये आपको ध्यान रखना। और संवर्त का अर्थ होता है खुलना। तो जब हम जीभ का प्रयोग करें तो उसमें जीभ ने 3 तरह से फंक्शन किया। जीभ का आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और लास्ट वाले भाग का प्रयोग किया। जब हम होठ का प्रयोग करें तो उसने 2 तरह से फंक्शन किया। एक, होठों ने सर्कल बनाया और बाकी कुछ वर्णों में सर्कल नहीं बनाया। जब हम मुख का प्रयोग कर रहे हैं इन 11 स्वर के उच्चारण में, तो ये मुख 4 तरह की संरचना बना रहा है। एक में आपका जो मुख विवर है, जिसको मुख द्वार, मुख का गेट भी बोलते हैं। जब हम किसी का उच्चारण करेंगे तो मुख भी अपना काम करेगा, क्योंकि ये अपने आप में उच्चारण स्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो जब यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम संवर्त का मतलब होता है खुलना, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख थोड़ा सा खुले, वो गेट थोड़ा सा खोल के हमें एंट्री कर जाए तो संवर्त है। और मान के चलो कोई भारी भरकम व्यक्ति है या कोई बड़ी वस्तु लेके आ रहा है, बड़ा सामान लेके आ रहा है, तो पूरा गेट खोलना पड़ेगा उसके साइज के हिसाब से। तो जिसमें पूरा गेट खुलता है वो विवृत कहलाता है, और जिसमें आधे में काम चल जाता है तो वो अर्ध संवर्त कहलाता है, और जिसमें आधे से भी ज्यादा खोलना पड़ता है वो आपका अर्धविवृत कहलाता है। जब आप किसी गेट में एंट्री करते हो तो कई बार आपका काम गेट को थोड़ा सा खोल के आप एंट्री कर जाते हो, कई बार आपको पूरा गेट खोलना पड़ता है, दोनों दरवाजे खोलने पड़ते हैं। अगर 2 पल्ले के हैं तो दोनों आपको दीवार में लगाने पड़ेंगे, तब एंट्री होगी। कई बार आधे से काम चल जाएगा, कई बार आधे से ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो मुख विवर है, मुख द्वार है, उसको खोलने, कम और थोड़ा खोलने के आधार पे हमने 4 प्रकार से प्यारे दोस्तों यहाँ पे फंक्शन किया। और इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सबसे बड़े स्वर है वो कौन से हैं? सबसे बड़े स्वर हमारे हैं ये वाले, जिनमें सबसे ज्यादा समय भी लगता है, ये सबसे बड़े कहलाते हैं, इसीलिए सर क्या कहलाते हैं? ये अर्धविवृत। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे ए हो गया आपका प्यारे दोस्तों छोटा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फिर हमने ई का प्रयोग कर लिया, ये छोटा है और ये इसका छोटा रूप है। तो इसका छोटा रूप ये आ गया, इसका छोटा रूप ये आ गया, ये आपके अर्धस्वर अर्ध संवर्त कहलाए। इसमें विवृत में आ का प्रयोग करते हैं, पूरा मुख खुलता है। अब जो बच गए आपके सारे, जैसे छोटा ई बच गया, बड़ा ई बच गया, इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका री बच गया, इसके बाद में यहाँ छोटा ऊ बच गया और ये आपका बड़ा ऊ बच गया। तो ये जो है आपके 5, ये क्या कहलाया? आपके संवर्त। ये एक क्या कहलाया आपका? ये कहलाया विवृत। इसके बाद में ये 3 क्या कहलाए? आपके अर्ध संवर्त। और यहाँ पर ये 2 क्या कहलाए आपके? और टोटल कितने हो गए आपके? 11। और 11 ही प्यारे दोस्तों आपके स्वर होते हैं। अब वो क्या करेगा? इनको देखे आपसे ये पूछ लेगा, इनको देखे ये पूछ लेगा। अब वो कहेगा अर्ध संवर्त स्वर बताइए जी कौन से हैं? 4 ऑप्शंस देगा, 1, 2, 3 और 1, 4। आपका राइट आंसर हो गया ये।
फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संवर्त नहीं है, 1 2 3 और 1 4 ये दे दिया, तो फिर ये आपका अर्ध संवर्त नहीं है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकता है अर्ध संवर्त स्वर कितने होते हैं, 2 3 4 5, तो राइट आंसर क्या है, 3 है। कौन से होते हैं, ए ऐ और औ है। आ क्या है प्यारे दोस्तों, आपका विवृत है, क्योंकि जब आप उच्चारण कर रहे थे आ का, तो आपका मुख पूरा खुल रहा है, दरवाजा पूरा खुल रहा है, इसी वजह से ये विवृत कहलाया। संवर्त का अर्थ होता है मुख का खुलना, इसमें थोड़ा सा खोल के काम चला लेते हो, थोड़ा सा मुख खुलना। ई का प्रयोग करते हैं तो आपका मुंह नहीं खुला। आ का प्रयोग खुद मुझे देख लो, आप उच्चारण करते समय ई का प्रयोग किया तो हमने केवल थोड़ा सा गेट खोला और हमारा काम चल गया। आ तो पूरा मुख खोल रहे हैं, ए इसमें जितना इसमें खोल रहे थे उससे ज्यादा खोल रहे हैं। इसके बाद में आई, तो इसमें आपका यानी कि 75%, इसमें क्या है 100% खोलोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या 25%, इसमें 50%, यही अंतर है। तो ये क्या है आपका 25%, ये आपका 100% है। ये आपका क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये 50% है, और ये क्या है आपका 75%। द्वार खोलने से जब आपका काम चले तो ये क्या बनती है, आपकी मुख की आकृति के आधार पर 4 अलग अलग संरचना। तो ये थे आपके स्वर के 4 भेद जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम व्यंजन की। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद है प्यारे दोस्तों 5। तो बहुत सारी आपको दिक्कतें ये होती है प्यारे दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया कल कि 53 हमारे हो गए हैं, और जितनी भी पुरानी किताबें हैं जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से थी उसमें तो 52 ही वर्णों का प्रयोग है। अब किताब में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मा ने लिख दिया। प्यारे दोस्तों, किताब को जो टाइप कर रहा है आपको उस किताब के लिखने और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आजकल, उनकी किताबें मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं। जो पुराने जो टीचर रहे थे, जो किसी पब्लिकेशन से जुड़ते थे, उनके लिए काम करते थे। ठीक है, तो उनकी किताबें आज की डेट में कम स्टूडेंट खरीदते हैं। उसका रीजन है कि उसमें गलतियां बहुत है और पेपर में कुछ मिलता नहीं है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, मान के चलो मैं अपने एग्जाम्पल दे के आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से किताब लिखी जाती है। अब मेरा जो शेड्यूल है, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेके कंटिन्यू 12 बजे तक बिना ब्रेक के, जो भी मैं 5-7 मिनट या 4 मिनट लेट आता हूँ तो समझ लो मैं अपने टॉपिक को पिछली क्लास में पूरा करा रहा हूँ, या फिर क्लास लगाने में जो समय लगता है उतना मैं लेट होता हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेके मैं 12 बजे तक कंटिन्यू क्लास के अंतर्गत हूँ। 12 बजे मैं निकलता हूँ अपने ड्यूटी के लिए, क्योंकि मैं इवनिंग कॉलेज में हूँ, ठीक है, SCRT के अंदर। तो वहाँ से मैं वापस आता हूँ, उसके बाद में फिर मेरी क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे से लेकर 10 बजे। तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अलग अलग तरह से, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, यहाँ कोचिंग सेंटर में कोचिंग के साथ कॉलेज के अंतर्गत। तो अब मैं 6 बजे से लेके जब 10 बजे तक तो मैं कंटिन्यू बिजी हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा आराम भी चाहिए, मेरा अपना परिवार भी है, बोर यार दोस्त भी है, उनको भी समय देना है। तो कुल मिला के वही 5 से 5.5 घंटे की नींद पिछले 6 साल से हम लोगों को मिलती है। सुबह दिन में कब सोए थे मुझे याद नहीं है, रात को सोने का समय कभी भी 12 बजे से पहले मेरा नहीं रहा। अब मुझे लिखनी है किताब, तो जब मैं किताब लिखूंगा तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। ऐसे बाकी टीचर जो अच्छे टीचर उनके पास भी ये जो बिजी है, ठीक, उनके पास समय नहीं, वो क्या करेंगे, किसी अपने स्टूडेंट को दे देंगे कि भाई आप जो है ये कंटेंट इकट्ठा करो, और फिर एक टाइपिस्ट को पकड़ा देंगे। वो टाइपिस्ट 10वीं 12वीं वाला होगा, उसको हिंदी की कोई नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, उसने BA किया हो या PhD किया हो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो टाइपिस्ट मैंने देखे हैं बेचारे 10वीं 12वीं होती है, उनकी स्पीड अच्छी होती है, जब नौकरी नहीं लगती है तभी वो टाइपिस्ट बनते हैं। अब उनको काम दे दिया और उसने फटाफट फटाफट कंटेंट टाइप कर दिया, अनाप शनाप, ना कोई सीक्वेंस है उसमें, ठीक है, कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक रखना चाहिए, किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, ना कोई सीक्वेंस है। दुनिया भर की वर्तनी संबंधी गलतियां हैं, और बहुत सारा डाटा ऐसा है जो उसके अंतर्गत गलत दिया गया है। तो उस किताब को जब लेके आते हैं तो फिर वही टीचर है जिसके नाम से वो छपती है, तो वो मोटा मोटा सरसरी तौर पे देखता है, क्योंकि अगर 350-400 पेज की कोई किताब है उसको लगेगा 1 महीना सही तरीके से उसको फिल्टर करने में। 1 महीना अगले के पास है नहीं, तो वो अपने तरफ से ओके करके भेज देता है और उस पर पहले पेज पे लिखवा देता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं हो। और आप दे दनादन उस किताब को खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि टाइपिस्ट से लेके कंटेंट लिया, उसमें जो खर्चा आया कागज वागज का सारा मिला के, उसके मुकाबले तो बच्चा ज्यादा पे कर रहा है उसको। तो यानी कि अगर कोई 350-400 पेज की बुक है और उसका प्राइस 350-300 रुपया है,
तो उसमें तो कुछ एफर्ट्स लगाए नहीं टीचर का, जो टीचर को मिल रहा है टीचर खुश है, पब्लिकेशन को मिल रहा है वो भी खुश है, क्योंकि पब्लिकेशन का केवल कागज लगा, प्रिंटिंग मशीन ऑलरेडी उसके पास थी। अब वो किताब खरीद के जब आप यहाँ हमसे पढ़ने आओगे तो आपकी थोड़ा ही कुछ समझ में आएगा। आप तो यही कहोगे सर जी किताब में लिखा है जी हिंदी में जो है टोटल वर्णों की संख्या 52 है, सर जी किताब में तो ये लिखा है, किताब में तो व्यंजन के भेद 3 लिखे हैं, आप तो 5 लिखवा रहे हो। अब मुद्दा ये है कि आपको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है या एक अच्छा आलोचक बनना है। फार्म भर रहे हो सब इंस्पेक्टर में और बन रहे हो आलोचक, विद्वान, लेखक, साहित्यकार, तो काम वही करो ना जिस चीज के लिए आपने फार्म भरा है। तो आप सीखने के लिए आए हो और सीखने में पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आपके पास हिंदी के नाम पे 50% कंटेंट बिल्कुल बकवास और बिल्कुल गलत, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ रट्टा मारा हुआ है। लेकिन यहाँ जो चीज चलेगी उस किताब से ऊपर की चलेगी। अब ये जो किताबें आप पढ़ रहे हो ये 12th लेवल के एग्जामों में काम आएगी। किसी भी किताब से कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, पंजाबी, एनीथिंग, मैं गारंटी लेता हूँ आज के टाइम में 60% से ऊपर किसी में सिलेबस मिल ही नहीं सकता है। तो परीक्षा में किसी भी किताब में किताब तैयारी कितने का कराती है? केवल 60 से 65% का। इससे ज्यादा किसी भी किताब में से कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप अंदाजा करो 100 में से आप 60 यहाँ पे 60% करके आए, 60 से 65, फाइनल मेरिट जो जा रही है किसी भी एग्जाम की 75% से ऊपर जा रही है, तो फिर यहाँ पर ये 10% कौन कराएगा? ये कहाँ से करोगे? ये मेरिट तय करते हैं, ये 10% है। बाकी तो सबको पता है, जब आप पैदा ही हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबने पढ़ ली थी लुसेंट, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बुक। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी अपने आप को सावधान करना, अपने आप को चौकस करना, अपने आप को मांझना। कहता ना ये मजा हुआ आदमी है, तो मंजा हुआ आदमी है कि इसके सामने कितनी भी चुनौती आए ये मार नहीं खाएगा। अपने बुजुर्गों से सीखो, घर में जो बड़े हैं अनुभव, जो यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कॉलेजों में नहीं गए, स्कूलों में नहीं गए, लेकिन अपनी एज के आधार पर उन्होंने अनुभव हासिल किया। तो जब मजा हुआ खिलाड़ी बनोगे तभी तो 25 लाख में से 4,500 वैकेंसी में अपना नंबर ले पाओगे। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, वो मेच्योरिटी में आप में देखना चाहता हूँ। रट्टा नहीं मारना है, सर जी मुझे पीएनजी दे दो सर जी, ठीक है, अरे आपके पास जितनी किताबें आज तक आप वो नहीं पढ़ पाए। ये जो चीज यहाँ चल रही है इसको यहीं कंप्लीट करो। कितनी चीजों को इकट्ठा करोगे? अगर बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले अभी देखना 15-20 दिन में सब कुछ फ्री देना शुरू कर देंगे, ठीक है, पेपर के दौरान और फ्री है। आप क्या करोगे? इकट्ठा करने में लग जाओगे, इसका भी आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी आने दो, पीछे से भी आने दो, और वो सबका इकट्ठा करके रखो, पढ़ोगे कुछ नहीं। आज जब इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, आप उसमें से इतना पढ़ के जाओगे, इतना भूल जाएगा, इतना उसमें से मिलेगा नहीं, इतने पे सिलेक्शन होना नहीं। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आज का काम आज कंप्लीट करो, कल पे मत छोड़ो, ठीक है। जो भी चल रहा है उसको दिमाग में सेव करो, कॉपी रजिस्टर भरने बंद कर दो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन का पहला भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या है जी? स्पर्श व्यंजन। इसी को प्यारे दोस्तों हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म या उष्मान व्यंजन। ऊष्म या उष्मान व्यंजन। ऊष्म या उष्मान व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। इसके बाद फोर्थ है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या इसको जटिल व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल व्यंजन भी। इसके बाद क्या है आपका
उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसमें कै से लेकर मैं तक के वर्ण आते हैं। इसमें ये रे लेव्या, इसमें से है का प्रयोग कर, इसमें इन चार का प्रयोग। उत्क्षेपित ताड़न जात के अंतर्गत हम इसका प्रयोग, इनकी जो संख्या है वो 25 है, इनकी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है, ये भी आपके 4 हैं और ये आपके 2। अब मुद्दा ये आता है, यहाँ पर आपका एक व्यंजन और बचा और वो व्यंजन का छठा भेद तो बनाया नहीं, उसको हम विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। और ये जो विशिष्ट व्यंजन है ये वही 53वां व्यंजन है, ये वही 53वां व्यंजन है जिसको हम इस रूप में उच्चारण करते हैं। तमाम बोलियों में, भाषाओं में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अभी इसको 53वां व्यंजन, 53वां वर्ण माना है। टोटल 52 होते हैं, लेकिन 53वां आपका क्या हो गया? भेद नहीं बनाया अलग से, विशिष्ट व्यंजन। इसी को हम क्या कहते हैं? विशेष व्यंजन कहते हैं। इसके द्वारा बनाया गया केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसको क्या कहते हैं हम? विशेष व्यंजन कहते हैं। विशिष्ट का मतलब विशेष ही है। तो ये है आपका वो 53 वाला, ये वाला। ये तो मैंने उच्चारण की वजह से लिख दिया ताकि आप इसका उच्चारण देखो क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो मूल भेद होते हैं व्यंजन के वो 3 ही हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा ऊष्म है। क्योंकि बाकी जो ये व्यंजन बन रहे हैं ना, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षेपित, ये तो इन तीनों से ही बन रहे हैं। तो जैसे हम मूल की बात करते हैं, मूल स्वर कितने हैं? 4 है, क्योंकि उन्हीं से तो बाकी बने। आपके दीर्घ स्वर जो आ बना, उनमें से ऐसे इस बना, आई बना तो ए और ई को मिला के बना है। तो मूल भेद आपके 3 हैं, लेकिन कुल भेद आपके कितने? 5। और एक नया प्यार दोस्तों आया है, वो है विशिष्ट व्यंजन, जिसका उच्चारण आप इस रूप में करते हो, जिसको विशेष व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो कैसे लेकर मैं तक कितने हो गए हमारे? 25। अब इसके अलावा हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, व्यंजन के मूल भेद, व्यंजन के मूल भेद आपके हो गए 3। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्यंजन के कुल भेद, व्यंजन के कुल भेद कितने हो गए? 5। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन की संख्या, विशिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? 1। और वो कौन सा है? ये। क्लियर? इसके बाद चौथा क्वेश्चन बनेगा हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन की संख्या
25 प्लस 2 27। ऑप्शन में 27 नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 25। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। 25 और 27 दोनों ऑप्शन में है तो राइट आंसर 27 होगा, क्योंकि दो कौन से? ये दो प्यारे दोस्तों आपके ये उत्तक ये वाला, ये किस में आते हैं? दो उत्तक आपके स्पर्श व्यंजन से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ तो उच्चारण क्या, यहाँ उच्चारण ये तो रहा, ये करो आप, इसको पढ़ो, आप इसी का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका पांचवा भेद, पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन। इसके बाद आएगा स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन। स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन, तो उनकी संख्या कितनी है? 4। स्पर्श संघर्षी में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डै और डै, ये जो उत्तक व्यंजन है, इसके अंतर्गत जो हमारे आएंगे वो कौन से आएंगे? स्पर्श संघर्षी च, छ, ज और झ, ये 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 क्या है आपके स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों फिर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बनेगा हमारा कर्कश या कठोर व्यंजन। कर्कश या कठोर व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से कर्कश या कठोर व्यंजन कहलाएंगे आपको? टेट है, डे और डे, ये वाले 4 आपके कर्कश या कठोर व्यंजन। इसके बाद में फिर यहाँ 7वां जो है ये कहलाएगा काकल्य वन या व्यंजन। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 है। काकल्य व्यंजन कौन सा है आपका? ये अकेला है। इसको क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन बनेगा द्वितीय द्विगुणी व्यंजन। द्वितीय द्विगुणी व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन, ये क्या कहलाता है? द्वितीय। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा, डिब्बा, दिल्ली, बिल्ली, इनमें क्या किया आपने? द्वितीय द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग किया। अब ये द्वितीय द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं वो नहीं आपसे पूछेगा। द्वितीय द्विगुणी व्यंजन क्या है? जहां स्वर रहित व्यंजन आ जाए उसके बाद में स्वर सहित आ जाए। जैसे यहाँ ये आया, पहले आधा व्यंजन आ गया उसके बाद में पूरा आ गया, ठीक है जी। पहले ये आधा बे आया उसके बाद में पूरा बे, फिर यहाँ ये आधा ले आया उसके बाद में पूरा ले, एनीथिंग और भी। अब ये तो मैंने, इसके अलावा भी आप प्रयोग करोगे, यहाँ किसका प्रयोग करोगे? जैसे बच्चन शब्द है, 56 शब्द है, 56 शब्द है, पप्पू शब्द है, तो इसमें भी तो द्वितीय व्यंजन का प्रयोग है, द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में ये 9वां जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है, वो बनेगा वत्सरीय या परकंपित व्यंजन। ये बहुत पूछा जाता है, बताइए जी आप कौन सा व्यंजन है ये वत्सरीय? तो ये आपने तो अनेक तरह से वर्णमाला पढ़ी है। मुद्दा ये है जब पढ़ाया जाए इसके बाद लुंठित 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 या पार्श्विक
व्यंजन, इनमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा होता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकली जब आप उच्चारण करोगे, जीभ का उच्चारण, ये जैसे जीभ का प्रयोग कर रहे थे, अभी मुख का प्रयोग कर रहे थे, उसके आधार पे आप इनका पता कर सकते हो। एक सेकंड, किसकी? एक सेकंड अभी ले रहा हूँ, चलो जी, दियो कौन दुकान। इसके बाद 11वां अर्धस्वर, क्या है जी? अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से हो गए आपके? ये और वे, दो। ये कितने हो गए? एक। ये कितने हो गए जी? एक। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो, पार्श्विक का मतलब होता है जो बाईपास से निकल जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो पार्श्विक किसको कहते हैं? जो बाईपास, जैसे हमने लय का उच्चारण किया, आप उच्चारण करो और अनुभव करो खुद ही, ठीक है। लय, जब हम लय का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऐसे ऐसे जीभ थी, तो इस आकृति में आ गई। जब इस आकृति में आ गई तो साइड से हवा पास हो गई। जब साइड से हवा पास हो गई तो उसको हमने क्या बोला? पार्श्विक। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? वत्सरीय। तो वत्सरीय या पार्श्विक व्यंजन हमारा लय है, जो कि केवल एक ही होता है। इसके बाद लुंठित। लुंठित मतलब लुढ़कना। जब हमारी जीभ इस तरीके से फंक्शन करने लगे तब हम रे का उच्चारण करते हैं, यानी कि परकंपित मतलब कांपना। तो यहाँ पर जो रे को हम उच्चारण कर रहे हैं, रे, तो जैसे हमने रे का उच्चारण किया तो हमारी जीभ क्या कर रही है? कंपन कर रही है, वाइब्रेशन हो रहा है जीभ के अंदर। ये लुंठित मतलब लुढ़क रही है, रे। आप उच्चारण करके देखो, रे का उच्चारण जैसे किया तो जीभ लुढ़क गई। उस लुढ़कने की वजह से ही वो जीभ क्या कर रही है? कंपन कर रही है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम लुंठित या परकंपित व्यंजन कहते हैं, जो कि एक ही होता है। वत्सरीय या पार्श्विक व्यंजन आपका क्या होता है? लय होता है। और अर्धस्वर जो हमारे यहाँ यह आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये आपने जो पढ़े हैं यह अंतस्थ के अंतर्गत, इसमें से ये पहला और ये लास्ट वाला, ये दो ही आपके अर्धस्वर होते हैं। तो यह चार आपके अंतस्थ वर्ण थे, उसमें से ये और ये वाला वह प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है? आपका अर्धस्वर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अर्धस्वर। ये और वह दो आपके अर्धस्वर है। लुंठित ये आपके क्या कहलाते हैं? ये रे। पार्श्विक वत्सर ये आपका लय है। द्वित या द्विगुणी व्यंजन, जिसमें आधा स्वर आधा व्यंजन आ जाए। इसके साथ है काकल्य जो व्यंजन है वो आपका है जो कि संख्या में केवल एक ही है। कर्कश या कठोर वर्ण है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन ब्रेन के अंदर होता है, सबसे ज्यादा जो वो सुनने में दिक्कत पैदा करता है, वो आपके कर्कश या कठोर व्यंजन कहलाते हैं। जब ढोल बजता है तो टेट है डेड है की आवाज निकालता है। इनको स्पर्श संघर्षित च वर्ग के जो पहले चार वर्ण होते हैं, अंतिम को छोड़कर, च वर्ग के अंतर्गत च छ झ आते हैं। ये चार आपके स्पर्श संघर्षित सप्रवाह कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बांटा गया तो वर्गीय कहलाया। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु स्पर्श करके बाहर आती है, इसकी वजह से कै से लेकर मैं तक ये 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन कहलाए। लेकिन अगर दो इसमें हम ये उत्क्षेपित को जोड़ दें तो इनकी संख्या हो जाती है 27। तो विशिष्ट व्यंजन की संख्या एक ही है, जो वर्णमाला में अभी 53 वर्ण के रूप में अभी हमने शामिल किया है। व्यंजन के कुल जो भेद होते हैं वो प्यारे दोस्तों होते हैं हमारे 5, और मूल जो भेद होते हैं वो 3 है। मूल भेदों के अंतर्गत केवल स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म आते हैं, और कुल भेदों के अंतर्गत अगर हम इन दो को भी इन 3 में मिला ले तो भेद हो जाते हैं 5। और जो नया वर्ण अभी जोड़ा गया है वो क्या कहलाता है? हमारा विशिष्ट व्यंजन। तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास शाम को रोज 9 बजे होती है। तो मैं हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर कंटिन्यू हर भर्ती को टारगेट की वेराइटी आपको देखनी है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह की क्वेश्चन की वेराइटी, ठीक है, आपको पेपर में मिलेगी। तो हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर प्ले लिस्ट में पुरानी वीडियो आप एसआई की देख सकते हो। वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा लेवल पढ़ाने का क्या है, मेरी क्वेश्चंस की वेराइटी क्या है और मेरा कंटेंट क्या है। तो आप 9 बजे लाइव होना ना भूले हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। साथ के साथ कैरेबिल स्टेट एग्जाम पे मैं जेनरिक सेशन ले रहा हूँ। अभी भी 10:30 बजे मेरा जेनरिक सेशन है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कमेंट थे उससे रिलेटेड। मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ाता, बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस को भी अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ कि उसमें कितना रोल किस टॉपिक का, किस सेक्शन का है और उसको कैसे आप तैयार कर सकते हो। कौन सी बुक मार्केट में उस सब्जेक्ट की सबसे बेहतरीन बुकों में आती है, जिससे तमाम बच्चों ने फायदा लिया है। लेकिन बुक आपका एक सहारा है, बुक आपका फाइनल उस रास्ते को प्यार दोस्तों ईजी बना सकती है कुछ कंटेंट की मदद से। तो कुछ चीजें आप बुक से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे, कुछ चीज ऐसी है बिना टीचर की मदद के आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको टीचर और बुक दोनों का सहारा लेके फाइनल सिलेक्शन लेना है 2026 में। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है,